साथियों, पिछले 2 दिन से मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली के अंदर चौथा बहुजन यूट्यूबर मीट चल रहा था 2023 का। और उसके बाद मुझे किससे मिलना चाहिए और क्या बात करनी चाहिए ये आपको समझना होगा। पिछले 1 साल से लगातार बहुजनों की बात हम लोग जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर से बाहर पैर नहीं रखा था। जिन लोगों को आप स्क्रीन पर देखते हैं, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं, उन लोगों को जब आप सामने देखिएगा और जब मैं उनसे मिला हूँ रूबरू, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या है ये आपको बताना ज़रूरी था। आज जो शख्सियत मेरे साथ हैं, सुमित चौहान मेरे साथ हैं और दिल्ली में मैं हूँ। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। और आप बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही आपका स्वभाव और बोलने का तरीका काबिल तारीफ है और मुझे अच्छा लगा कि आप हमारे यूट्यूबर मीट में आए। आपका ही आभार कि आप समय निकाल के आए और हमने तो कोशिश की थी एक छोटी सी कि एक अच्छा आयोजन हो सके हमारे लिए आए बहुजन यूट्यूबर्स मीट में। और मुझे उम्मीद है कि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, सीखने को कुछ मिला होगा। बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और आपके सभी दर्शकों को, RTI जो आपका चैनल है उनके सभी दर्शकों को मेरा जय भीम। जय भीम। सुमित भाई, मेरा पहला सवाल है, द शूद्र चल रहा था, उसके बाद वीक न्यूज़ शुरू हुआ। इसके पीछे का एक कारण मैं जानना चाहूँगा कि ये क्यों लगा कि ये दो नाम जो हैं इनको आप दोनों को इकट्ठे चला रहे हैं। देखिए, दरअसल जब मैं मनु स्ट्रीम मीडिया में काम करता था, जिसे आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं जी, असल में वो मनु स्ट्रीम मीडिया है जी। तो जब मैं वहाँ काम कर रहा था तो कई तरह के चैलेंजेस थे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं शायद सिर्फ जाति की वजह से मैंने मीडिया को छोड़ दिया, बल्कि जाति से पहले जो मेरा अनुभव है वो एक पत्रकार के तौर पे है कि मैंने देश के सबसे बड़े मीडिया स्कूल से पढ़ाई की और मेरे अंदर भी एक अच्छा पत्रकार बनने का, एक अच्छा रिपोर्टर या एक अच्छा जर्नलिस्ट बनने का ख्वाब था। और जर्नलिज्म को जो हमें सिखाया गया कि वो लोकतंत्र का चौथा खंभा है और देश के लिए अच्छा काम करेगा, लोगों की समस्याओं के बारे में बात करेगा। और जब हम मीडिया में काम कर रहे थे तो हमको हमारा काम करने से रोका जा रहा था। तो सबसे पहले तो हमारे जर्नलिज्म पर हमला था कि आपको ये वाली स्टोरी नहीं करनी है, आपको सरकार के विरोधी कोई बात नहीं है। आप जब नोटबंदी हुई थी तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि कोई ऐसी तस्वीर आप मत दिखाइए जिसमें लोग परेशान हो, उनको तकलीफ हो रही हो। तो हमारे जर्नलिज्म पर भी काफी कंट्रोल किया जाता था। तो एक प्रोफेशनली भी मुझे बहुत कहें कि पीड़ा होती थी कि मैं एक बतौर जर्नलिस्ट अपना काम नहीं कर पा रहा। और ऊपर से अगर आप दलित बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, आपका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में लोग पता करते हैं अलग अलग तरीके से, और फिर वो जातीय जो भेदभाव है या उत्पीड़न है वो अलग अलग तरीके से सामने आता है। तो ये दो कारण एक बड़ी वजह थे मेरे ये द शूद्रा शुरू करने की, कि एक तो मैं बतौर जर्नलिस्ट अपना काम नहीं कर पा रहा था, दूसरा जाति की वजह से भी हम लोगों को पीड़ा भारत के न्यूज रूम में झेलनी पड़ रही थी। तो मैंने, चूंकि आप जानते हैं पारिवारिक जब जिंदगी होती है तो आपको पैसे चाहिए होते हैं, है ना, घर चलाने के लिए। हम लोगों की जो बैकग्राउंड है ऐसा नहीं है कि कहीं फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, ज़मीनें हैं, हम सब बहुत गरीब परिवारों से निकले हैं और अभी भी बस अपने आप को किसी तरह स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो एक पीड़ा थी कि यार पैसे चाहिए घर चलाने के लिए, तो नौकरी तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आपके पास कोई बैकअप नहीं है। तो ऐसे ही मैंने रैंडमली जस्ट टू बस माय फ्रस्ट्रेशन, जो मेरे अंदर एक जर्नलिस्ट और एक दलित बैकग्राउंड के व्यक्ति के तौर पे जो फ्रस्ट्रेशन थी मीडिया में काम करने की, उसको खत्म करने के लिए मैंने द शूद्रा शुरू किया था रैंडमली, बिना किसी बड़े थॉट के कि मैं आगे चल के इसको बड़ा एक मीडिया संस्थान बनाऊंगा। तो ये ज़रूर था कि भारतीय मीडिया से हम लोग काफ़ी नाराज़ थे और ये था कि यार इसमें लंबे समय तक करियर नहीं चलेगा हमारा, क्योंकि आपका कोई गॉडफादर नहीं है, आप उनके एक्सक्लूसिव कास्ट क्लब का हिस्सा नहीं है, आप उनकी जाति के नहीं है, तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, आपको मनचाही शिफ्ट नहीं मिलेगी, आपको आपके काम का क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको दूसरी जगह नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये सारी समस्याएं होती है हमारे साथ में। तो ये था कि यार एक वक्त के बाद तो मुश्किल हो जाएगा इस इंडस्ट्री में, और फिर तमाम दिक्कतें थी। तो उसी को दूर करने के लिए हमने शुरू कर दिया था। बहुत कुछ सोचा नहीं था द शूद्रा शुरू करते हुए। द शूद्रा मैंने इसलिए नाम चुना था क्योंकि उस समय आपको जानते हैं कि 2018 में 19 में जब हम लोगों ने शुरू किया था तो जो भगवाकरण था बीजेपी का वो बहुत तेजी से वो चल रहा था, इलेक्शन होने वाले थे। तो वो हमेशा जो है कहते थे दलित बहुजन जो है हिंदू हैं उनको हिंदू बनाए। तो हम सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि
आप जब पिछड़ों को, दलितों को हिंदू कहते हैं, तो जो आपका धर्म है, चतुर्वर्ण है, उसमें हम लोग कहाँ पे हैं? अगर आप अपने धर्म के हिसाब से हमारी व्याख्या करोगे तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं? तो वो बस उसको दिखाने का एक छोटा सा, मतलब इट वाज जस्ट अ थॉट, उस पर कोई बहुत ज्यादा सोचा नहीं गया था। तो वो शुरू किया और 1-1.5 साल तक जो है वो बिना चेहरा दिखाए हम लोगों ने काम किया। अगर आपने उस दौर के हमारे वीडियो देखे हो तो किसी को मेरा चेहरा नहीं पता था, मेरा नाम नहीं पता था, क्योंकि नौकरी कर दी थी, है ना। अब नौकरी कोई देता नहीं, इसलिए थोड़ी सी गोपनीयता रखी और धीरे धीरे वो लोगों को पसंद आया कंटेंट, क्योंकि हमारा कंटेंट तो था नहीं, लोग बात नहीं कर रहे थे। तो जब उस पे अच्छा कंटेंट बनाया, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस था काम करने का, बतौर जर्नलिस्ट मैं काम कर रहा था, चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, फैक्ट्स पे हो, एनिमेशन ग्राफिक्स पे हो, वीडियो एडिटिंग पे, तो मेरी जो समझ थी मैंने उसको बेस्ट तरीके से अपने कंटेंट में डाला। तो वो लोगों को बहुत पसंद आया कि हमारे समाज के बारे में भी कोई इतने अच्छे प्रोफेशनली ढंग से काम अगर कर रहा है, बता रहा है, तो वो काफ़ी प्यार मिला। और बाद में जब मैंने नौकरियां छोड़ दी हमेशा के लिए कोविड के टाइम पे, कि अब मैं नहीं इस मीडिया में काम करूंगा, फिर हम लोगों को इसका एक्सपेंड करना था कि द शूद्रा जो है, ये एक तो बहुत सारे लोगों की शिकायत थी कि ये ब्राह्मणों का दिया हुआ नाम है, उस आइडेंटिटी को हम क्यों ढोएं, वो गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं, हम इसको क्यों ढोएं। हमारे लोग तो ये इस मामले में भी बहुत मतलब वोकल है ना, कि दलित शब्द का इस्तेमाल मत करो, शूद्र का मत करो, मूल निवासी बोलो, बहुजन बोलो, वो बहुत अलग अलग नामों से कराते हैं। तो वो बहुत शिकायतें थी। और दूसरा ये कि कई बार ये होता है ना कि आपकी माइक आईडी पे अगर आपकी पहचान जाहिर हो रही है, तो अगर आप जातिवादी व्यक्ति हैं, तो जब मैं आपसे सवाल करूंगा तो आपको ये पता है ना कि ये वाला बंदा तो जो है ये इसके सामने में ये बात नहीं बोल सकता, तो वो आपके अंदर से निकाल ही नहीं पाएंगे हम लोग। और फिर फिजिकल अटैक्स के भी चांसेस थे बाहर। कई बार हमारे टीम के साथ ये हिंसा हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में हमारे एक रिपोर्टर को जो है हिंसा का सामना करना पड़ा। तो वो दिक्कतें थी। तो हम लोगों को ये था कि हम इसको एक्सपेंड करते हैं और सिर्फ हम एक कास्ट आइडेंटिटी के साथ में ना जुड़े, क्योंकि हमारा जो आइडिया है वो एनालिसिस ऑफ कास्ट का है, जाति के विनाश की हमारी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर बात कर रहे हैं। और हम जहाँ खड़े हैं यहीं पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का घर है, 26 अलीपुर रोड। तो बड़ी अच्छी बात है कि हम उनके घर के बाहर खड़े होकर ये बात कर रहे हैं। तो हमें लगा कि अब ये जाति वाला नाम छोड़ते हैं और इस टीम को आगे विस्तार देंगे। मेरा तो सपना है कि मैं इस देश में एक दिन अपना राष्ट्रीय बहुजन मीडिया एक सैटेलाइट चैनल शुरू करूं, और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत साल जीने वाला हूं और इस अपनी जिंदगी में मैं राष्ट्रीय बहुजन मीडिया का सपना साकार करूंगा। बहुत आपकी ये जो कामना है और आपका ये सपना जो है ये जल्द पूरा हो जाएगा ऐसा लग रहा है। जो आपने यूट्यूबर मीट करवाई उसे देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाया है मैंने, तो हम भी ये सोचते हैं कि ये हो जाए। दूसरा मेरा सवाल है कि आप मीडिया क्षेत्र में कब एंटर हुए और कितने साल काम किया, और उस काम के दौरान अपने कितने लोग थे जो इस फील्ड में आपको मिले, और उन लोगों से जब आप ये बात करते थे, क्योंकि बड़े चंद लोग होते हैं जो अपने लोगों की बात करते हैं, वो तो जब अपने लोगों से आप ये डिस्कस करते थे कि जातिवाद हो रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा, तो उन लोगों का रिएक्शन क्या रहता? काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। मैं शुरुआत से ही मेरा मीडिया में रुझान था, और मैं क्योंकि जब आप दलित बहुजन बैकग्राउंड से होते हो तो आप अपने आसपास नाइंसाफ़ी होते हुए देखते हो। मैं हरियाणवी परिवेश में पला बड़ा हूँ, तो हमने जातिवाद को बहुत करीब से देखा है। किसी के खेत में मजदूरी करते थे, मैंने बचपन में बहुत ऐसे स्ट्रगल किए। हमारी सबकी कहानियां यही हैं। आपसे मैं पूछूंगा तो आपको भी यही कहानी मिलेगी। हमारे फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं। मैं अपने घर का पहला ग्रेजुएट आदमी हूँ। तो किसी के खेत में काम करते थे तो वो थप्पड़ मार के ज्यादा काम कराता था, मजदूरी नहीं देता था। बहुत इस तरह के एक्सपीरियंसेस हमने देखे। हमारे पूरे गांव में गली, हमारे घर के सामने गली नहीं है, वहाँ पानी भरा हुआ है, मच्छर है, हम पानी के अंदर से वॉक करके जा रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हम अपने आसपास पलते हुए देखते हैं। दलितों के, बहुजनों के मोहल्लों में जिस तरह की गंदगी की वजह, क्योंकि वहाँ सफाई की व्यवस्थाएं नहीं है, वहाँ पे कोई कूड़ा पिक करने नहीं आता है, वो दुनिया का कूड़ा उठाते हैं और उसी को डंपिंग ग्राउंड वो लोग बना देते हैं वहाँ पे, जो जातिवादी लोग हैं, क्योंकि मजबूर कर देते हैं उस हालात में रहने को। तो वो सब देखते हुए मुझे लगता था कि यार कुछ ऐसी ताकत तो हो जिससे कुछ अपनी आवाज उठा सके, कुछ थोड़ी बहुत बात कर सके। और मीडिया के, अब जैसे नायक जैसी मूवी हम देखते हैं, तो जैसे अनिल कपूर जब वो सीएम से अमरीश पुरी उसमें किरदार निभाते हैं, तो सवाल करते हैं तो वो आपके रोंगटे खड़े होते हैं कि यार
इस तरह का कुछ होना चाहिए ना, ताकत आपके पास में कि आप अपने लोगों की बात कर सकें, आप जनता की बात कर सकें, देश की बेहतरी की बात कर सकें। तो वैसे कुछ ख्याल थे थोड़े, दूरदर्शन के जमाने के लोग हैं, रिपोर्टिंग और पत्रकारिता देखते रहे, अखबार पढ़ते रहे, तो इंटरेस्ट था मेरा। इस वजह से मैंने मीडिया के क्षेत्र में काम करना शुरू किया और 2010 से ही जो है मैं मीडिया के लिए मतलब लिखना विखना मेरा था, पत्रिकाओं के लिए, लोकल अखबारों के लिए मैं काम करता रहा। और 2013 में मैंने प्रोफेशनली एंट्री किया, मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में पढ़ाई की वहाँ से, दिल्ली से। और फिर 2014 में मैंने एबीपी न्यूज़ के साथ अपना करियर प्रोफेशनली, जिसमें मैंने जॉब की, बाकी तो वो फ्रीलांसिंग पहले थी ही, तो वहाँ से मैं कह सकता हूँ कि प्रोफेशनल करियर की शुरुआत मेरी पत्रकारिता की रही। क्योंकि पत्रकार उसी को समझता है जो बड़े टीवी चैनल में काम करते हैं, मीडिया हाउस में, वरना बाकी मानते पत्रकार ही नहीं है। ये भी बड़ी एक खराब परिभाषा है पत्रकारिता की। तो वो जमाना वैसा था जब इस देश में कंगना रनौत के हिसाब से, जो कंगना रनावत है उसके हिसाब से हमारा देश उस साल आजाद हुआ था 2014 में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उस समय चुनाव जीते थे। तो वो दौर था जब हम लोगों ने न्यूज रूम में एंट्री की थी, जब हर समय जगह मोदी 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 और हर जगह सब कुछ मोदी में था, मोदी लहर जिसमें ये लोग कह रहे थे। और जब 2014 के बाद अगर आप देखेंगे तो उससे पहले भारत का मीडिया जो है फिर भी वो 2G स्कैम के नाम पे हो, कॉल स्कैम के नाम पे हो, कॉमनवेल्थ स्कैम के नाम पे हो, इस तरह के तमाम आंदोलन, जन लोकपाल आंदोलन, और वो मीडिया की एक ऐसी भूमिका क्रिएट की गई थी, जब हम तो उसको भी बोलते हैं कि वो मैन्युफैक्चर थी। कि हम जहाँ खड़े हैं ये दिल्ली विधानसभा है, और यहीं के अरविंद केजरीवाल जो है अभी उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, वो जन लोकपाल बिल के नाम पे उन्होंने जो तमाशा किया, इस देश को कैसे मूर्ख बनाया उन्होंने अन्ना हजारे के साथ मिलके, ये भी समझने वाली बात है। तो लेकिन उस समय मीडिया की भूमिका की बहुत हाई थी, मतलब बहुत ज्यादा हल्ला था मीडिया का। लेकिन 2014 के बाद तो आप देखेंगे तो एकदम से वो सरेंडर्ड मोड में है कि कोई आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते। सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों को तो नौकरी से निकाला गया है ना, उनके टीवी चैनल जो हैं बंद कर दिए गए, उनको जेल में डाल दिया गया। तो ऐसे हालात में तो मीडिया बहुत सरेंडर्ड पोजीशंस पे रहा। तो मुझे एक बतौर जर्नलिस्ट काफी मतलब घुटन होती थी कि यार हम अपना काम ही नहीं कर पाते भारत की मीडिया में। और जाति का सवाल जब आता है तो मैं कहता हूँ कई बार कि जो भारत के न्यूज रूम है ना, इंडियन न्यूज रूम आर एक्सक्लूसिव कास्ट क्लब्स। जो अब जैसे किसी क्लब में जाते हैं तो आपको मेंबरशिप मिलती है ना, कि आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको कोई ड्रिंक फ्री में मिल जाएगी या कोई खाना फ्री में मिल जाएगा, इस तरह की आपको पर्क्स मिलते हैं, कुछ फायदे मिलते हैं। तो ऐसे ही इंडियन न्यूज रूम जो है वो कास्ट क्लब हैं, और उसके सदस्य आप तब हो सकते हैं जब आप उनकी जाति के हो। तो आपकी एंट्री तभी है जब आप उनकी जाति के हैं। और डेटा है, मतलब ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, 90% जो इंडियन मीडिया है वो 2-3 जातियों के लोगों के हाथ में है, वो मालिक भी वही है और एंकर संपादक सब वही हैं। तो वो लोगों के बीच में काम करना और उनसे अपने मसलों पर बात करना एक दलित बहुजन बैकग्राउंड के आदमी के लिए चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हम फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं। तो कभी कभी कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कभी कभी आप अपने आप को स्थापित करने के लिए जूझते हैं, कभी लगता है कि यार नौकरी कौन देगा, है ना, तो ये बात मत बोलो, थोड़ा सा जो है चुप रह लो। तो शुरू में हमें भी थोड़ा डर था कि इग्नोर किया कई बार की चीज़ें हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और जो बाकी लोग हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, तो हमें एक ही बात समझ में आती है कि इनका जो पूरा आंदोलन है, हमारे पूरी जो बहुजन वैचारिकी के नायक और नायिकाएं हैं, इनका सारा आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है। वो सारी की सारी लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई है कि मैं एक व्यक्ति के तौर पे, मैं एक इंसान के तौर पे बराबर का नागरिक हूँ। मैं पढ़ूंगा, मैं जहाँ जाना चाहूँगा मैं जाऊँगा, मैं जो काम करूँगा, मेरा मन होगा वो काम करूँगा, तो मुझे बराबर के हक अधिकार चाहिए। और तुम मुझसे बदतमीज से बात नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ जो है उस तरह से जो है बात नहीं कर सकते हो। तो मुझे लगा कि यार ये जब सेल्फ रिस्पेक्ट ही कॉम्प्रोमाइज करके अगर कोई काम होगा, क्योंकि बचपन में हमने ये चीज झेली है। एक किस्सा है, जब हरियाणा, आप जम्मू के हैं तो एक जैसा ही परिवेश है, हरियाणा, जम्मू, पंजाब। गेहूं कटते हैं तो उसकी जो पराली होती है गेहूं की, उसको बांधते हैं और एक जगह इकट्ठा रखते हैं, फिर थ्रेशर में डाल के उसको निकालते हैं। तो उसको काटते हैं तो उसके बदले में आपको 1 क्विंटल 2 क्विंटल ऐसे अनाज मिलता है एक खेत काटने का। तो हम वो काटते थे, और एक उसने हमको बोला कि इनको इस वाली जगह पे रख दो। तो मैं और मेरे बड़े भाई थे, हम लोगों ने पूरा मेहनत करके वो ऐसे बहुत ऊपर तक वो जाता है, पूरे खेत की जो पूलिया कहते हैं हमारे यहाँ में, कि पूलिया इकट्ठी की हम लोगों ने।
तो उसने बोला कि अब इसको दूसरी जगह रखो। तो हम बोले कि अभी तो आपने बोला था यहाँ रख दो, पूरा दिन आधा दिन लगा के हम लोगों ने इसको रखा, अब हम नहीं लगाएंगे। तो उसने मेरे भाई को थप्पड़ मारा, मेरे को अभी भी याद है कि, और गाली दी, जाति की गाली दी कि तुम कैसे नहीं करोगे ये, है ना। तो मेरे को कभी कभी ये किस्से भी याद आते थे कि हमारी सारी लड़ाई जो है ना वो आत्म सम्मान की लड़ाई है। थप्पड़ खा के हमने उस समय मजबूरी में जो काम किया है, अब हम इस काबिल हैं कि अब हम तुम्हारा कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। थप्पड़ तुम मारोगे, 4 थप्पड़ मारेंगे हम तुमको, छोड़ेंगे नहीं तुमको। तो वो एक विद्रोह की भावना आई। मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो टी शर्ट है वो पहन के जाता था और बड़े चाव से, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में जय भीम बोलता था। और उससे मुझे जो बचाया, जिस चीज ने मुझे, वो था मेरा काम। मैं बार बार हमारे लोगों को ये बात कहता हूँ संसार भाई कि आप जो हैं, आपको बहुत लेट मौके मिले हैं, तो उस मौके का मैक्सिमम इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को इतना काबिल बना लो। जैसे आप देखिए कल आप इसमें बहुजन यूट्यूबर्स मीट में सोनल दहिया जो इंडिया न्यूज से आई है एंकर, तो उन्होंने भी एक बात कही कि आप उनकी मजबूरी बन जाओ। आपके अंदर इतना टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो आपको निकालते हुए, आपके ऊपर सवाल उठाते हुए 10 बार सोचें, क्योंकि उनका काम ही नहीं चलेगा आपके बिना। और जैसा हम बता रहे थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि उनके जितना पढ़ा लिखा काबिल आदमी कोई था ही नहीं, तो उन कानूनों की व्याख्या कर सके और उनको लिख सके। तो मजबूरी बन जाओ उनकी, और वो फिर आपको हाथ जोड़ के आए आपके सामने कि काम करो। तो मैंने कभी भी अपने काम से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैंने हमेशा अपने काम को जो है बहुत बेहतर किया, क्योंकि हम जब गलती करते हैं ना, तो वो हमारी गलती नहीं मानी जाती, वो हमारी कम्युनिटी की गलती मानी जाती है कि ये तो आरक्षण वाले हैं, इनको आरक्षण की वजह से आईएमसी में एडमिशन मिल गया, इनके अंदर काबिलियत नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक कर दो तो जाति की इनके अंदर तो मेरिट नहीं होती है, ये तो जो है ऐसी भिखारी की तरह भीख लेके आरक्षण की ओर आ गए हैं। तो हमारी कम्युनिटीज पे भी सवाल उठते हैं। तो हमारे ऊपर एक साइकोलॉजिकल दबाव होता है, खासकर दलित बहुजन बैकग्राउंड के लोगों पे, कि वो हमेशा बेस्ट बन के काम करें, हमेशा अच्छा रिजल्ट दें, क्योंकि जहां भी गलती हुई तो उनको तो उनकी जाति के लोग बचाने के लिए वहां पर मौजूद हैं। आप का वहां पर कोई आदमी है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकेगा या बोल देगा कोई बात नहीं गलती होगी, सब बोलेंगे हाँ ये तो होते ही ऐसे हैं। और मैं 4 जगह काम किया मैंने, एबीपी न्यूज में, इंडिया न्यूज में, जी न्यूज में, न्यूज नेशन में, और ये चारों देश के बहुत बड़े मीडिया संस्थान है, ये कोई छोटे मोटे चैनल नहीं है जी। मैंने काम किया इन चैनलों में, तो मैं अकेला दलित बैकग्राउंड का व्यक्ति था। मैं कभी किसी अपने व्यक्ति से इन चैनलों में नहीं मिला। तो मैं आप शायद उसका अंदाजा लगा सकें कि 250-300 सवर्ण पत्रकारों के बीच में, और वो भी उसमें से भी मैक्सिमम जातिवादी पत्रकारों के बीच में, जब एक अम्बेडकराइट थॉट का व्यक्ति, ये एक तो होता है कि दबा कुचला आदमी और जी साहब कर सके, उनको ये बहुत पसंद है, उनको जी हजूरी करवाना बहुत पसंद है। आप उनको जो है वो सलाम करो, उनका रिस्पेक्ट करो, उनके लिए जो है खाना गर्म कर दो, पानी ला दो, उनको उस तरह से करो, वो बहुत आपको खुश होते हैं, आप चाहते हैं हाँ कि अरे, और वो फिर आपको एहसास भी करा देंगे, देखो ये तो हम तो इसके साथ भेदभाव नहीं करते, ये दलित है, ये है, वो है। अब लेकिन आप जैसे ही वोकल होते हो, आप जैसे ही सवाल करना शुरू करते हो और आप कॉन्फिडेंट होते हो, अच्छे से कपड़े पहने हुए हो, अच्छा सा आपके पास मोबाइल है, क्योंकि आप कमा रहे हो, आपने पहली बार कमाई की, तो आप पहली बार अपने ऊपर खर्च करना चाहते हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमको सिखा के गए ना कि अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा दिखो। वो कई बार जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे, लंदन में थे, भूखे सोते थे जी। लेकिन उनके सारे आप फोटोज देखिए, एकदम जो है बढ़िया, एकदम मेंटेन करके वो कोट खरीद लेते थे, रोटी नहीं खरीदते थे उसमें अच्छे से, क्योंकि हमारे लोगों को तो नंगा रखा आपने, उनको धोती पहनने दिया नहीं, उनको हमारी महिलाओं को छाती ढकने आपने टैक्स लगाया करते, टैक्स लगाया। तो हमारे लिए तो सेल्फ रिस्पेक्ट का आंदोलन है, अच्छा दिखना। तो बोलते तुम कैसे दलित हो, तुम किस एंगल से दलित लगते हो, तुम्हारे पास तो जो है आईफोन है, तुम्हारे पास तो जो है ब्रांडेड शूज हैं, कपड़े हैं। तुम बोलते हैं कि तुम किस एंगल से ब्राह्मण दिख रहे हो, तुम यहाँ पे माथे पे स्टैंप वगैरह लगा के आए हो, तुम बनिया हो, ठाकुर हो, तो तुम स्टैंप लगा के आते हो, तुम्हारे सींग होते हैं क्या? तो इस तरह से बहुत आर्ग्यूमेंट हमारे होते थे। मतलब मेरा काफी इंटरेस्टिंग है, कभी समय मिला जिंदगी में तो मैं लिखूंगा अपने अनुभव कि भारत के मीडिया में एक दलित पत्रकार की जिंदगी कैसी होती है। तो मैं अपने अनुभव जरूर कोशिश करूंगा जिंदगी में कभी साझा। मुझे सुमित भाई एक चीज ये है कि बड़ी मुश्किल से आप इस मुकाम तक पहुंचे जिस मुकाम पर आप जाना चाहते थे, पत्रकारिता के क्षेत्र में आए, अब फैसला कर लिया कि नौकरी छोड़ देनी है। अब परिवार ये सोच रहा है कि बड़ी मुश्किल से तो मौका मिला है और एक अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो आपने ये फैसला कर लिया कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी और बहुजनों के लिए काम करना है। तो ये कितना
ये कितना मुश्किल रहा, ये दौर कैसा था जब घर वालों को आपने ये कहा कि अब मैं नौकरी छोड़ने जा रहा हूँ, तो अब क्या करूँगा? ये फैसला तो उस वक्त नहीं किया गया होगा क्योंकि जो हो रहा था उसे देखते हुए छोड़ दिया। ये फैसला मेरे लिए, मुझे लगता है मेरी जिंदगी के कुछ बहुत मुश्किल फैसलों में से एक था। क्योंकि जब मैंने शूद्रा शुरू किया था, ये 2019 के आसपास की बात है, और 19 में जनवरी के आसपास या दिसंबर लास्ट वीक में हमने पहला वीडियो अपलोड किया था, और फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट किया, सीखा काम और उसको बेहतर किया। तो अक्टूबर 2019 में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है। मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि गांधी जब जिंदा थे तब भी वो पुनः पैक्ट करके हमको परेशान किए, और अभी वो नहीं रहे हैं तो उनके दिन वाले दिन मेरे साथ कुछ एक बुरा हादसा हुआ, तो अभी भी परेशान कर रहे हैं। मैं दरअसल उस दिन ऑफिस से आ रहा था, और मैं स्कूटी से ट्रेवल कर रहा था क्योंकि ऑफिस पास में था, तो मुझे एक फॉर्च्यूनर वाले ने रॉन्ग साइड से उड़ा दिया था। तो पता नहीं वो मेरा मर्डर अटेम्प्ट था या किसी ने जानबूझ के किया था, बट ये मेरा पूरा पैर, अब आपको नहीं पता चलेगा, बट ये मेरा पूरा पैर खराब है, इसमें इम्प्लांट्स लगे हुए हैं। तो मैं एंकरिंग कर रहा था कल, मुझे बहुत पेन हो रहा था दिन भर इस चीज के लिए। ये पूरा मेरा यहाँ से फट गया था, यहाँ 2 बार सर्जरी थी, 12-13 टाँके यहाँ पे लगे थे। तो वो, और फिर उसके बाद मैं 6 महीना व्हील चेयर। मतलब ये था कि ये प्लान था आपको, अब आप जिस मूवमेंट को लेकर के चलने जा रहे हैं, बहुजनों की बात कर रहे हैं, हो सकता है, मतलब मेरे को नहीं पता, क्योंकि वो कुछ पकड़े नहीं गए, कुछ बात नहीं हुआ, कुछ उस तरह की रिकॉर्डिंग्स नहीं अवेलेबल थी। अब मैं उस समय बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में था, तो मुझे नहीं पता, हो सकता है ये एक अटेम्प्ट हो या वो एक्सीडेंट भी हो सकता है। मैं उसको कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहता उस चीज पे, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता। लेकिन हो सकता है, मतलब हो सकता है, या एक्सीडेंट भी हो सकता है। मैं तो उसको क्लेम नहीं कर रहा, बट मेरे साथ ऐसा हुआ। और उस समय जब मैं हॉस्पिटल में ही था, तभी अजरा ने मुझे बोला था कि देखो हमारे YouTube के जो है 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। तो ये 4-5 अक्टूबर 2019 के बात है, जब मैं हॉस्पिटलाइज था। उसके बाद चूंकि ये पैर पूरा खराब हो गया था, तो मल्टीपल सर्जरीज हुई, इम्प्लांट्स डले, तो मैं करीब 6 महीने व्हील चेयर पे रहा। और उस समय सैलरी जो है वो बंद हो जाती है, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री में लीव विदाउट पे होता है। बिल्कुल, आपकी जितनी 10-5 लीव है उसका पैसा मिल जाएगा, मेडिकल लीव का नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं उस समय इंडिया न्यूज में काम करता था, और मेरा जो है उसमें सैलरी बंद हो गई। अब अजरा जो उस समय वर्किंग थी, तो कुछ हमारे पास सेविंग्स है, कुछ चीजें थी, तो हम लोग काम चला रहे थे अपना। घर परिवार का सपोर्ट था, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत थे, लाखों में खर्च हो गया था पैसा, और बेस्ट इलाज लेने के लिए कि शरीर बचे, तो घर वालों ने भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो किसी तरह से चीजें चल रही थी, और ये था कि अजरा ऑफिस चली गई, मैं व्हील चेयर पर बैठा हुआ हूँ, दिन भर में क्या करूँ? अब मेरे घर वाले भी बेचारे कितने दिन मेरे साथ रहेंगे। तो मैंने अपने आप को, जो हम वाकई में बार बार बोलता हूँ कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, तो उसको हम अपनी ताकत भी बना सकते हैं। अब चूंकि मैं अपनी एडिटिंग चेयर पे नहीं बैठ सकता था, तो मैं बहुत लोगों को शायद ये पहली बारी मैं आपको ये बात बता भी रहा हूँ कि मैंने शूद्रा के लिए कई महीने मैंने व्हील चेयर पे बैठ के एडिटिंग की है। मैं घर में अकेला रहता था, अजरा ऑफिस चली जाती थी, और मैं डिप्रेशन में ना जाऊं या मैं परेशान ना हूं, तो मैं अपना काम में ध्यान लगाता था। तो मैं एक दिन में 4-4 वीडियो बना के अपलोड कर देता था बैठे बैठे, क्योंकि दिन में अकेला होता था घर पे। तो व्हील चेयर पे बैठ के मैंने कई महीने रिपोर्टिंग की, वो एडिटिंग किया है। उस समय शूद्रा ही था वो, बिना चेहरे के आवाज के नाम पे। तो उस दौरान मेरे को 2 लाख सब्सक्राइबर और आ गए। तो जैसे अक्टूबर में मेरा एक्सीडेंट हुआ, और मार्च अप्रैल तक आते आते हमारे पास 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए। तो वो, उससे मेरे को एक बूस्ट मिला, उससे मुझे एक भरोसा मिला कि बल्कि हमारे लोगों को भी ये समझना चाहिए कि सोशल मीडिया में पैसा भी है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आप क्वालिटी काम कर रहे हो, तो अगर आप लफाजी करोगे तो फिर जनता थोड़े दिन तक ही याद रखती है, फिर वो भूल जाती है, नई मार्केट में चीज आ जाती है। तो आपको काम करके लगातार मेहनत से अच्छा ऑडियंस बनाना पड़ेगा। तो अब जब मेरे पास 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो मैं घर बैठे बैठे 50-60 हजार रुपए कमा रहा था। मेरा खर्चा भी चल रहा है, मैं अपने समाज की बात भी कर रहा हूँ, और मैं अपने तनाव से भी मुक्त हूँ, अपने समाज को कुछ सर्व कर रहा हूँ। तो मुझे बेहतर लग रहा है कि मैं अपने लोगों के लिए बात कर रहा हूँ ना, उनकी मसलों पे बात कर रहा हूँ। तो उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि यार नौकरी ठीक है, मेरा एक अच्छा पैकेज था, 1-1.5 लाख रुपए से ज्यादा पैसे मुझे मिलते थे लेकिन उससे ये हुआ कि यार थोड़ा कम, मतलब ठीक है, कम कपड़े खरीदोगे, कम जूता खरीदोगे, हवाई जहाज से नहीं चलोगे, ट्रेन से चले जाओगे। तो
किया जा सकता है, मतलब रिस्क लेते हैं, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। और कोविड के दौरान मैं जब न्यूज़ नेशन मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ मैं कोविड पॉजिटिव हुआ, मेरी टीम के 25 लोग जो हैं कोविड पॉजिटिव हुए, और हम लोग घर से क्वारंटीन अपने ही घर में एक बेडरूम में लॉक हैं, बाहर अजरा है, और कोविड का तो बहुत तनावपूर्ण माहौल था, क्योंकि आप गांव देहात में तो फिर भी बात करें, जहाँ हम लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं वहाँ तो शक्ल भी नहीं देख सकते आप, किसी की बात भी नहीं कर सकते, तो बहुत अकेला आपको लड़ना पड़ता है। उस समय हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से बुखार है, उल्टी आ रही है, लेकिन काम करवाया जा रहा है, और फिर कहा जा रहा है कि तुम्हारे शो की टीआरपी ना होने, तुम ऑफिस आके काम करो। तो मैंने बोला कि ये अब अति हो गई है। मैंने अभी क्योंकि बहुत करीब से मौत को देखा है अपनी लाइफ में, और अभी मैं फिर से वही सी पोजीशन में जाऊं, क्योंकि मैं कोविड से हूं और वो मुझे कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दे रहे, कोई टर्म प्लान नहीं कि मैं मर जाऊं तो मेरी पार्टनर को जो है 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख कुछ मुआवजा मिले, कुछ भी नहीं। तो बोला अजरा दरवाजे के बाहर थी, मैंने कहा यार ना अब ये हो गया, मतलब मेरे को ऐसा लगा था कि क्योंकि कुछ महीने से सैलरी वैलरी आई नहीं है, थोड़ा पैसा भी खत्म हो गया है, तो कुछ दिन और किया जाए, लेकिन अब मेरे से हो नहीं पाएगा, ये हो गया, मतलब हद हो गई, दिस इज लाइक टू मच। तो मैंने अजरा से पूछा कि दिस इज द राइट टाइम आई शुड क्विट मेन स्ट्रीम मीडिया। अभी हम अपना शूद्रा पे काम करेंगे और इसको एनहेंस करेंगे, हम लोग अच्छी कम्युनिटी सपोर्ट पे जाके और अच्छा जर्नलिज्म करेंगे। तो मैंने अजरा से बोला कि शुड आई लीव और उसने मतलब हम दोनों की आप मिले हैं मेरी पार्टनर से कल मीट में, तो आपने वो महसूस किया होगा चीज़ों को। हम कॉलेज से ही साथ में हैं, तो इट्स बीन अराउंड 15-16 ईयर्स के हम लोग साथ में, और हमारी शादी को ये 7-8 साल हो गए। तो वो एक दोस्ताना रिश्ता है, बहुत भरोसा है एक दूसरे पे। तो उसने बोला आर यू श्योर, क्या तुम श्योर हो कि तुम नौकरी छोड़ना चाहते हो? मैंने बोला हाँ, मतलब हो गया, आप मेरे को ऐसा बोल रहे हैं, अब मैं तो नहीं जाऊंगा वहाँ पे। तो उसने बोला ठीक है। मैंने व्हाट्सएप पे रिजाइन किया था आई रिजाइन ओवर व्हाट्सएप कि आई एम नॉट कमिंग टू योर ऑफिस, दिस इज सुसाइडल एंड आई एम नॉट गोइंग टू कमिट सुसाइड। वो भी उस मीडिया के लिए जो इस देश को तोड़ने का काम कर रहा है। अगर आप अच्छा काम कर रहे होते तो मैं भी मिशन में आपके साथ होता। आप जो है मुसलमानों को कह रहे हो कि वो तबलीगी जमात ने कोरोना फैला दिया उन्होंने ये कर दिया, आप सरकार से कुछ पूछ नहीं रहे, कोरोना को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, इसमें बांट दिया, करोड़ों लोग बेचारे पैदल जा रहे हैं, आप उनका कुछ कर नहीं रहे, मर गए हैं, कोई आप इंतजाम पे सवाल नहीं कर रहे। तो मैंने कहा आप भाड़ में जाओ, हम तुम्हारा नहीं करेंगे। और उस वक्त तक ये थॉट तो था ही कि यार अब कुछ किया जाए, अपने लोगों के लिए किया जाए, क्योंकि कितने दिन उसको झेलेंगे, मानसिक एक सीमा होती है आपकी झेलने की। तो तब मैंने वो नौकरी छोड़ी और तब हमने तय किया कि अब क्योंकि मेरा चैनल पे 3 लाख सब्सक्राइबर आ चुका था, मंथली 40 से 50 हजार रुपए की श्योरिटी थी, कितना तो आ ही जाएगा काम करने से। उसने मेरे को हौसला दिया, और चूंकि मैं वर्किंग था तो पहले से कुछ इक्विपमेंट, मैंने कैमरा, वीडियो एडिटिंग मशीन, मैकबुक वगैरह कई चीज़ें हम लोगों ने खरीद लिए थे। तो मेरे पास एक ऐसा चीज़ था कि मेरे को जीरो से शुरू नहीं करना था, एक बैकअप था। तो इसलिए जो भी साथी अपने करियर में इस तरह का रिस्क लेना चाहें कि नौकरी छोड़ के वो कुछ करना चाहें, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप एक बैकअप प्लान जरूर बना लें। स्मार्ट काम करना बहुत बार अच्छा होता है, अदरवाइज क्योंकि हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम उस तरह से नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा। तो आप जैसे हमने काम किया, बिहाइंड दी डोर काम किया, लोगों को नहीं पता चला कि शूद्रा किसका है, और जब वो एक अच्छी पोजीशन पे आया तो हमने उसको लात मार दिया नौकरी को जी। और फिर अपने कम्युनिटी के लिए हम लोगों ने अपना काम शुरू किया। सुमित भाई, मेरा एक सवाल है, ये आखिरी सवाल भी है आपसे। पहली खबर जब आपने डाली द शूद्रा पे, एक तो नाम क्लियर था कि क्या डालना है और कंटेंट क्या चाहिए, तो पहली खबर क्या थी, और उस खबर के बाद फिर एक टीम वर्क चाहिए होता है कि जहाँ से आप आए थे वहाँ पर हज़ारों लोग हैं काम करने के लिए, आपका काम आप कर रहे हैं, अलग अलग काम सबने बांट रखे हैं, यहाँ पर सब आप ही को करना था। तो ये 2 चीज़ें हैं। ये सवाल मतलब ये इमोशनल सवाल है मेरे लिए, क्योंकि जब हम चैनल शुरू कर रहे थे तो YouTube क्योंकि उस समय पॉपुलर हो चुका था, और मेरा जर्नलिज्म में काम है, मैं सीनियर प्रोड्यूसर से नौकरी मैंने छोड़ी है। तो प्रोड्यूसर का काम होता है स्क्रिप्ट लिखना और शो प्लान करना जी। तो मेरी जो एक्सपर्टीज है वो मेरी एक्सपर्टीज है स्क्रिप्ट लिखने में, न्यूज़ की स्क्रिप्ट लिखने में मेरी एक्सपर्टीज है, शो प्लान करने में, उसका एनिमेशंस क्या होंगे, क्या ग्राफिक्स होंगे, कैसे पूरा शो बनाया जाएगा, वो मेरी एक्सपर्टीज है जी।
मेरे को एंकरिंग नहीं आती थी क्योंकि मेरा काम नहीं था एंकरिंग का। मेरे को वीडियो एडिटिंग नहीं आती थी। मेरे को वॉइस ओवर करना नहीं आता था क्योंकि मैं नहीं करता था, मेरा काम ही नहीं था जो था। एबीपी न्यूज़ के दौरान किया काम, बट फिर लंबे समय तक दूसरे काम किए। तो मैं स्क्रिप्टिंग पे ही मेरी ज़्यादा महारत थी जी। तो मैंने सीखा काफ़ी चीज़ें। और मुझे याद है जो पहला जो हम लोगों ने जो है वो वीडियो डाला उस पर, तो वो 1 तारीख को हम लोगों ने डाला था, 1 जनवरी को, जब भीमा कोरेगांव का दिन होता है। तो भीमा कोरेगांव की ऐतिहासिक लड़ाई पे मैंने 3-4-5 मिनट का एक वीडियो बनाया था। और उसमें आप अगर एडिटिंग देखेंगे तो अभी बोलोगे अरे ये मतलब बहुत अच्छी एडिटिंग नहीं है लेकिन उस समय क्योंकि मैंने एडिटिंग सीखी, मैं यूट्यूब पे देख के अपने ऑफिस में टाइम निकाल के मैंने एडिटिंग सीखा। और शुरू में तो सारे काम खुद ही करने होते थे। तो मैंने एक उसमें साउंड इफेक्ट लगाया, थोड़ा उसमें विजुअल इफेक्ट लगाया कि वो तस्वीरें मूव करें, वो आए, उसमें वाइब्स लगाए, ट्रांजिशंस लगाए, तो थोड़ा म्यूजिक को बढ़ाया, वॉइस ओवर किया। तो वो मतलब मेरे लिए वो काफ़ी इमोशनल सी चीज़ थी कि एक तो मैं अपने इतिहास के बारे में जान रहा हूँ, बता रहा हूँ अपने लोगों को, और दूसरा मैं अपने मन का काम कर रहा हूँ। मैं पिछले 8-10 साल से जब मीडिया में काम कर रहा था, एक दिन भी शायद मैंने अपने मन का काम नहीं किया होगा। तो वो पीड़ा भी बहुत थी अंदर। तो उस दिन काफ़ी मतलब खुशी हो रही थी कि फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो कि हाँ हमारा वीडियो आज में डालेंगे। लोगों किसी से हमने हमारे मित्र से बनवाया था, लोगों को काफ़ी अप्रिशिएट किया लोगों ने कि दाशुद्रा का लोगो बहुत अच्छा है। हमारे एक साथी ने वो हमारे लिए डिज़ाइन किया था। तब वो वीडियो डाली, तो मैं डालने के बाद में, क्योंकि आप जानते शुरू में वो आपके सब्सक्राइबर ना हो तो व्यूअर नहीं आता। तो मैं डाली, फिर मैं ऑफिस चला गया क्योंकि दोपहर से मेरा ऑफिस होता था। और मैं बीच बीच में फोन में खोल के दिख रहा हूँ कि कितने व्यूज आए हैं। 3 व्यूज हो गए हैं, 4 व्यूज हो गए हैं। तो मैं रात में जब घर आया तो उस पे 100 के आसपास व्यूज थे। तो मुझे इतनी खुशी हुई थी कि अरे बाप रे, 100 इसमें व्यूज आए हैं। आज वो लाखों व्यूज जो हैं उनसे ज्यादा खुशी उस वक्त थी जब वो एक व्यू गिन रहे थे। बिल्कुल, मैं बीच में देख रहा था मोबाइल में कि कितना व्यूअरशिप है, लोगों ने क्या कमेंट किया है। और लिंक क्योंकि मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं भेज रहा था अपने लोगों को मीडिया सर्कल में कि मैं अपनी पहचान जाहिर नहीं कर सकता था, तो वो मुझे छुप के रहना था। तो वो बहुत इमोशनल सा था मेरे लिए उसको। और धीरे धीरे फिर हम ऐसे वीडियो बनाते, तो आज भी हमारी आदत है जब वीडियो होता है तो 2 घंटे बाद चेक करते हैं कितना व्यूज आ रहे हैं, यार लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, कोई गलती तो नहीं है, रिव्यू करो। तो वो मुझे लगता है पूरे मेरे जर्नलिस्टिक करियर में बहुत खास दिन था। और मुझे वो हमेशा जब याद आता है तो इमोशनली भी फील होता है और खुशी भी मिलती है कि मैंने वो शुरू किया। वहाँ पर आपके दर्जनों हाथ पैर थे, मतलब आप बैठे हैं काम कर रहे हैं, कोई पानी लेके आ रहा है, कोई चाय लेकर के आ रहा है, आप जिसको कोई काम कैमरा के लिए कुछ है, तो सब अलग अलग अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर सुमित खुद ही सब कुछ थे और अकेले थे। आपने सिचुएशन भी बताई कि हालात क्या थे। तो काम करने में उस वक्त क्या सोच रहे थे कि अब काम कैसे किया जाए, क्योंकि सब कुछ खुद ही करना है। एंकर भी आप खुद थे, वॉइस ओवर भी आप खुद कर रहे थे, प्रोड्यूसर भी आप खुद थे, जर्नलिस्ट भी आप, सब कुछ खुद ही कर रहे थे। क्योंकि करना ही पड़ता है। मैं जैसे मेरा मानना है, अब टीम चूंकि मीडिया में एक वक्त के बाद में, जैसे मैं बोल रहा था ना कि अगर आपके अंदर काबिलियत है तो फिर वो आप मजबूरी बन जाते हो। फिर वो मतलब अल्टीमेटली आप चमचों से कितना काम कराओगे, आप अपनी जाति के बेवकूफ लोगों से कितना काम कराओगे जिनको काम नहीं आता, है ना। मतलब अगर वो डॉक्टर है, उसको सर्जरी नहीं आती है, तो आप उसके हाथ में अपनी जान को नहीं दोगे। भले ही वो आपका मित्र है, भले ही वो आपके परिवार का आदमी है, तो आप एक्सपर्ट आदमी के पास जाओगे जो आपकी जिंदगी वजह से। तो मीडिया में काम करने के दौरान मैंने अपने आप को काम में काफी चीजें सीखी। और मैं, ये घमंड वाली बात नहीं है या सेल्फ अप्रिशिएशन नहीं है। और सेल्फ अप्रिशिएशन कभी कभी कर भी देना चाहिए क्योंकि कोई और तो करता नहीं है। वो लोग तो एक आदमी के बारे में पोस्ट करेंगे, दूसरा उसको पैनल पे बिठा लेगा, तीसरा उसको चैनल पे बिठा लेगा, चौथा उसको किताब में लिख लेगा और वो अपने आप को हीरो बना देगा। हमारी कोई करता नहीं है, तो कभी कभी अपना क्रेडिट थोड़ा बहुत ले लेना चाहिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैंने काफी उस पर मेहनत करी थी अपने काम पे। और हुआ ये कि इंडिया न्यूज में मेरी काम के दौरान मुझे प्राइम टाइम जो 9 बजे की टीम है, जिसमें हमारे एडिटर इन चीफ उस समय दीपक चौरसिया थे और वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अब उनको पसंद नापसंद करते हैं वो एक अलग मैटर है, बट मीडिया में वो बड़ा नाम है, बड़ा उनका रुतबा है। उनकी टीम में मुझे उनको लीड करने का मौका मिला और कई महीने जो इंडिया न्यूज़ छोड़ने तक मैंने उसको लीड किया उनकी। और 8-10 लोगों की टीम थी जिसे मैं लीड करता था, मैं उनका लीड प्रोड्यूसर था।
और सारी स्टोरी सिलेक्शन में हालांकि उन्हीं से डिस्कस करके ही सारी चीजें होती है, बट कभी कभी मौका मिलता था तो हम अपनी चीजें भी डाल देते थे। जैसे रोस्टर वाली स्टोरी है तो मैं डलवा दिया, नहीं 15 मिनट हमारा एंकर इस पे बात करेगा, आज ये स्टोरी करेंगे। कभी कभी जब आप डिसीजन मेकर होते हैं ना, तो आप जब है ही नहीं वहां पे तो आपकी बात कौन करेगा। अब जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि आपके यहाँ 10 महिलाएं हैं या 10 पुरुष हैं, और 10 लड़के पुरुष जो हैं वो माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, ठीक है, और फ्रिक्वेंटली दे रहे हैं, और आप उनके 10 के बीच में किसी एक लड़की को बिठा दीजिए, है ना, किसी दफ्तर में सारे पुरुष हैं और उसमें एक महिला कर्मचारी आ जाए, तो उनका बात करने का लहजा बदल जाएगा। वो दबी चुपी बात करेंगे और ओपनली उसका पूरा माहौल बदल जाता है, उठ करके चले जाएंगे वहां हाँ, वो तो इसलिए डाइवर्सिटी इसलिए जरूरत होती है कि जहाँ पे जो आदमी जिस बात को कह सकता है उससे बेहतर आप नहीं कह सकते। मेरी कहानी मुझसे बेहतर आप नहीं बता सकते। न्यूज रूम को बेहतर बनाने के लिए कोई जम्मू कश्मीर से है और जम्मू के कल्चर पे अगर आप स्टोरी कर रहे हैं, उनके लोगों की समस्याओं पे बात कर रहे हैं, तो दिल्ली वाले बैठ के क्या बताएंगे। अगर आप जम्मू से हैं तो आपसे बेहतर कौन बताएगा, आप गुजरात से हैं तो आपसे बेहतर कौन बताएगा। तो न्यूज रूम की बेहतरी के लिए भी डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है कि वो अच्छी खबरें करे, अच्छे काम करे। तो मेरे को जब पावर मिली तो मैं काफी अपनी चीजों को बीच बीच में स्मार्टली डाल पाते हैं, वरना तो आपको पर कतर देंगे आपके। तो मैंने उनको लीड किया, 8 लोगों की मेरे पास टीम थी, और जो मुझसे 10-10, 20-20 साल सीनियर लोग थे वो मेरी टीम में थे, और उनकी सैलरी भी मुझसे ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वो उनको काम नहीं आता था। वो जो मुझे उसमें से कई लोग ऐसे जिन्होंने मुझे कास्टिस्ट बातें कही, ताने दी, और फिर हमारी उनसे बहस हुई, वो अनुभव पर फिर साझा करेंगे। वो उनको काम वाम बहुत नहीं आता, बस वो अपना जाति का अपना प्रिविलेज खाते हैं, एक लॉबी है वो सब करते हैं। तो वो तो था ही कि हाँ आप काम करते हैं तो टीम में आपके पास तो एक ही काम होता है, बाकी काम करने के लिए प्रोडक्शन के लिए अलग लोग हैं, रिपोर्टिंग के लिए अलग है, एंकर किसी को करना है, वॉइस ओवर कोई और करेगा, उनके पास तो हजारों करोड़ हैं, तो वो सब रखते हैं। अपने लिए थोड़ा चैलेंज जरूर था कि क्या किया जाए, लेकिन मेरा फंडा इसमें ये है संसार भाई कि आपको हर काम आना चाहिए। ये जो दौर है इसमें ये सिनर्जीज का दौर है, इसमें सब चीजें सिकुड़ रही हैं, मिक्स हो रही हैं। आप जैसे बहुत सारे टीवी चैनलों में आप देखेंगे, जैसे एनडीटीवी है, उनके वहाँ कैमरामैन की नौकरी नहीं है। जो रिपोर्टर है वो मोबाइल से शूट करता है, वो खुद ही अपनी रिपोर्टिंग करता है मोबाइल से, तो उसकी बात चलेगी। आप जो डिजिटल मीडिया वेंचर्स हैं वहाँ पे वीडियो एडिटिंग का काम भी जर्नलिस्ट ही करते हैं, तो वीडियो एडिटर का काम चला गया, वो भी वैन खत्म हो गए, लाइव्स आ गए, छोटे छोटे आप मोबाइल से लाइव कर लेते हैं। था 4-4, 5-5 लोग साथ में जाते थे उसको उठा के, बड़े बड़े जो लाइव पिट्ठू वाले होते थे उसको ढोते थे। तो बहुत चीजें बदल रही हैं तेजी से, और कम संसाधनों में, कम रिसोर्सेज के साथ में जब आप काम करते हैं तो आप डिपेंडेंसी कम से कम रखिए। जैसे मैं अभी भी हमारी टीम में ही होता है कि कोई नया सॉफ्टवेयर हम लोग खरीदते हैं, जैसे अभी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एआई एंकर लॉन्च किया, प्रज्ञा जो हमारी देश की फर्स्ट दलित एआई एंकर हैं, और वो मेरी तरह खबरें पढ़ती हैं, बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। तो एआई कैसे काम करता है मेरे लिए नई चीज है, बट मैं अपनी टीम के साथ पहले खुद भी सीखता हूँ कि आप मेरे को भी सिखाओ, हम सब मिलके सीखेंगे। सेशंस होने हैं, कई वर्कशॉप्स लेने तो हम सब करेंगे। कैमरा हम खरीद रहे हैं तो मुझे सिखाओ ये कैसे इसमें काम करते हैं। वीडियो एडिटिंग का कोई काम है तो मैं सीखता हूँ। क्यों ये सीखता हूँ कि किसी दिन मेरा वीडियो एडिटर नहीं आया, किसी दिन मेरा कैमरा पर्सन नहीं आया, तो मेरा तो काम रुक जाएगा, मैं तो ठप हो जाऊंगा। और हमारे पास बहुत बड़ी टीम नहीं है, कुल मिला के हमारे पास जो है 4-5 लोगों की टीम है, 2-4 लोग फ्रीलांसर्स हैं, तो हम बहुत ज्यादा टीम नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास ऑफिस नहीं है दिल्ली में, मेरे पास, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि दिल्ली में 1-1.5 लाख रुपए तो रेंट ही चला जाता है, और फिर स्टाफ की सैलरी और वो सब चीजें मैं अफोर्ड नहीं कर पाता। तो मैं अपने घर से ही काम करता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वही हमने एक मिनी मेकशिफ्ट स्टूडियो बनाया हुआ है कॉस्ट कटिंग के लिए, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा चली जाती है। तो वहां पे सीखना और अपने आप को उस काबिल बनाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप फंस जाओगे और आपका काम सफर करेगा। तो इसी फॉर्मूला से मैंने काम किया और सारे काम सीखे, जो चीज नहीं आती थी वो भी सीखी, और धीरे धीरे प्रैक्टिस से उसमें परफेक्शन आता है। और परफेक्शन को अब मैं जनता के हवाले ही करता हूँ कि जो हम काम कर रहे हैं, जो वीडियो की क्वालिटी है या कंटेंट जिस तरह का हम लोग दे रहे हैं, तो आप ही उसको बताएं कि कैसा है। मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है कि हाँ अच्छा है, कभी लगता है खराब है, बट अल्टीमेट जज तो जनता है। मतलब हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। जी सुमित भाई, बिल्कुल आखिरी करके मैंने 2 सवाल पूछ लिए, वो इसलिए कि आपसे मिलना बहुत छोटी बात नहीं है।
आप लोग वो उस मूवमेंट को लेकर के चल रहे हैं। मूवमेंट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुजनों की बात होती नहीं है मीडिया में। पहला फ़ोन कॉल कब किसी स्वर्ण दोस्त का आया मीडिया छोड़ने के बाद, जब से पता चला कि द शूद्रा आप चला रहे हैं? कुछ कुछ लोगों को शुरू में पता चल गया था, क्योंकि आवाज़ पहचान लेते हैं आपकी आपके अपने लोगों की पहचान है। और जैसे रोस्टर मूवमेंट पे सबसे पहले हमने शूद्रा पे उसकी डिटेलिंग की थी, क्योंकि वो किसी को पता नहीं था 13 पॉइंट रोस्टर क्या है। तो हमने जब ये इंडिया न्यूज़ में स्टोरी की कि 13 पॉइंट रोस्टर करेंगे, तो उसमें सवर्णों की मेरिट पे एक छोटा सा बस एग्जांपल है कि वो हमने उस समय वो ये था कि देश के विपक्षी दलों ने गांधी प्रतिमा के सामने संसद में 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया था। और विजुअल्स आए थे, सोनिया गांधी और ये काफी सारे मुलायम सिंह यादव, बहुत सारे लोग उस समय थे। तो वो पॉलिटिकल खबर थी, हमारे लिए बुलेटिन में खबर थी, क्या संसद में विपक्ष ने प्रदर्शन किया। तो हमने बोला ये 13 पॉइंट रोस्टर बहुत अच्छी स्टोरी है, इस पे करेंगे। तो बोले रोस्टर क्या होता है? मैंने कहा रिजर्वेशन को इसके प्रभावित होता है, देयर इज अ फॉर्मूला, उससे ऐसा होता है। फॉर्मूला क्या होता है? 10 सीट है तो 5 सीट रिजर्व, 5 सीट सवर्णों की। तो मैंने कहा ये तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, ये तुम्हारी मेरिट है, तुम हम लोगों को कह दो कि मेरिट नहीं है। तो मेरिट इज माय फुट, लुक एट यू, तुम्हारा मेरिट क्या है, तुम अपना तो देखो। तुमको समझ ही नहीं है कि कैसे फॉर्मूला है, पहली सीट किसको जाती है, दूसरी किसको जाती है, 200 पॉइंट रोस्टर क्या है, 40 पॉइंट रोस्टर क्या है, तुमको कुछ अकल ही नहीं है। और तुम देश को चला रहे हो मीडिया में बैठ के। तो उस समय ये चीजें थी। तो मेरे को याद है जब हमने स्टोरी की और मैंने अपनी टीम में बोला किसी को कि आप ही स्टोरी करो, तो उन्होंने सबसे पहले क्या करते हैं मीडिया के लोग, कॉपी पेस्ट। वो गूगल पे जाएंगे, उससे रिलेटेड माल ढूंढेंगे, वहां से कॉपी करेंगे, फैक्ट जुटाएंगे और अपना जो है वो अपनी स्टोरी लिख देंगे। तो वो उठा के मेरा वीडियो देख रहे थे वो यूट्यूब पे, क्योंकि वही इकलौता वीडियो 13 पॉइंट रोस्टर पे था उस समय इंटरनेट पे जो उसको समझा रहा था। और तो वो मेरा ही वीडियो देख रहे थे। तो उनको अंदाजा हो गया था इस बात का कि आवाज जो है वो, क्योंकि बीच बीच में आप मीडिया में है तो आपकी आवाज की एक टोन होती है, आपका एक लहजा होता है। तो कई लोगों को पता चल गया था। और धीरे धीरे जब ओपन अप हुए तो कई लोगों ने फोन किया कि हमको पता था ये तुम्हारा चैनल है, हम जो है उसको जाहिर नहीं कर रहे थे, ये वो। तो जब आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो कभी कभी वो क्रेडिट लेने भी आ जाते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, हम सपोर्ट चाहते हैं कि आप ऐसा करते, ऐसा करें, ये बात होनी चाहिए थी। हाँ, मतलब सवर्णों के साथ में क्या है ना कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज उनके साथ में, पहले वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपका रास्ता रोके। जैसे उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने नहीं देना, क्लासरूम के बाहर बिठाते। ये जो 26 अलीपुर रोड है ना, इसका जब बाबा साहब यहाँ रहते थे तो इसका जो बाग है, जो बगीचा है, यहाँ कंपटीशन होता था सारी कोठियों का दिल्ली में कि किसका बगीचा सबसे अच्छा है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बगीचा सबसे अच्छा होता था, वो मेंटेन करते थे, उनको बागवानी का शौक था। और वो पता है आपको क्यों लगा उनको शौक? वो स्कूल के बाहर उनको बिठाते थे, क्लासरूम से बाहर बिठाते थे। तो टाइम पास करने के लिए, बच्चा है ना, कितनी देर वो उसको नहीं समझ में आ रहा है क्या करेगा, तो वो क्या करते थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, वो स्कूल के बगीचे में खड़े हो जाते थे और उसके माली के साथ कुछ कुछ करने लगते थे, या वहां बैठे बैठे कुछ कुछ करने लगते थे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि उनको वहां से बागवानी का शौक चढ़ा। और वो उनकी यहाँ पे उनको अवार्ड मिलता था उनके लिए, इसी 26 अलीपुर रोड के लिए, कि वो बागवानी बहुत अच्छी करते हैं, उनका बगीचा बहुत अच्छा होता था। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते को रोकने के लिए उन्होंने सारी कोशिशें करी। और जब वो सक्सेसफुल हो गए, सारी दुनिया में उनका नाम हो गया, तो क्या बोलते हैं, अम्बेडकर सर ने एक ब्राह्मण ने दिया था क्रेडिट कि हमारी वजह से वो पॉपुलर हुआ। उसको छात्रवृत्ति एक उसने राजा ने दिया। अरे बाबा, वो एक लोन था, उसके बदले में बाबा साहब ने करार किया था, वो मेरिट के आधार पर मिला था, वो फ्री में नहीं बांटी थी। परीक्षा हुई थी, इंटरव्यू हुआ था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अव्वल आए थे, तब जाके मिला था। और उसके बदले में उनको ये प्रॉमिस करना पड़ा था कि मैं आके काम करूंगा। तो इट वाज एन एजुकेशन लोन। तो ये सारे बात अलग है कि बाद में काम उनको नहीं करने दिया, उनको मजबूरी में छोड़नी पड़ी नौकरी। तो पहले सारे काम करते हैं कि आपका रास्ता रोके, लेकिन आप नहीं रोकते, कामयाब हो जाते हो, तो फिर बोल देते हैं कि हाँ ये मेरा दोस्त है, मैंने इसको ये मदद किया था, साथ में था। तो ये क्रेडिट के मामले में तो बहुत मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो कुछ लोगों ने किया ऐसा, बट अभी मैं दावा नहीं करता संसार भाई, आप हमारे मीडिया के साथी हैं, हम जानते हैं कि रोज एक नया डेवलपमेंट होता है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, नए नए उपकरण आते हैं। तो हम बस कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ बेहतर काम कर सकें। और बहुजनों पे हमेशा ये दाग होता है कि इनकी क्वालिटी में दम नहीं है, इनके कंटेंट में दम नहीं है। तो हम अक्सर कहते हैं कि आप कहते हैं हमारे कंटेंट में दम नहीं है, तो हमारे जो पुरखे हैं, हमारे जो लोग हैं, वो इस देश के असली कंटेंट राइटर हैं।
वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, संत कबीर, संत रविदास, तथागत बुद्ध, वो असली कंटेंट राइटर है। अभी आप जमीन खोदते तो बुद्ध निकलते हैं, आपके देवी देवता नहीं निकलते वहाँ, है ना। वो असली कंटेंट राइटर हैं और आपका कंटेंट राइटर है, तो फिर आप अपना बताइए ना कि मुंह से बच्चे पैदा होते थे। दुनिया में जाके प्रेजेंटेशन दीजिए ना, हार्वर्ड में जाके आप सेमिनार कराइए, वर्ल्ड साइंस कांग्रेस में जाके प्रेजेंटेशन दीजिए कि मुंह से बच्चे पैदा कैसे होते हैं। तो आपका कंटेंट क्या है और हमारे लोगों का कंटेंट क्या है। तो वो कंटेंट का जब हम पे ये ठप्पा लगाते हैं कि उसमें क्वालिटी नहीं है, तो हम, हमारे पास भले ही कम रिसोर्सेज हों, हम लड़ाई अच्छे से लड़ेंगे, हमारे हथियार अच्छे होंगे, हम जो है अच्छा कंटेंट देंगे और मनु मीडिया को हर मामले में चैलेंज करेंगे। तो मेरा एक इसमें मकसद है कि मैं भले ही कम काम करूं, मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं कि उसका कोई प्रभाव बहुत पड़ रहा है कि नहीं, लेकिन मेरी एक छोटी सी कोशिश है और आने वाले दिनों में और सीखूंगा और बेहतर काम करूंगा। ये समय अभी भी कम लग रहा है कि अभी 2 मिनट पहले ही बात शुरू की थी, क्योंकि ये वो बातें हैं जिन पर चर्चा नहीं होती। जब हम मीडिया में काम करते हैं तो वहाँ पर किन बातों की चर्चा होती है वो आप सब जानते हैं। और वहाँ पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, इन चीज़ों पर डिबेट्स होती हैं, चर्चा होती है। इंसानियत पर और समाज में क्या चल रहा है ये चर्चा नहीं होती, कोई लेना देना नहीं है। तो मैं सुमित भाई की आप सब तक ये खबर पहुँचा रहा हूँ। और सुमित भाई का इंटरव्यू करना मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वो जो खबर करते हैं, जब हम वो इंटरव्यू देखते हैं, उनके पास इतने भारी भरकम सवाल होते हैं और ऐसी ऐसी हस्तियां होती हैं जिनके साथ वो इंटरव्यू करते हैं, वो मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है। अभी आने वाले समय में होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी नहीं है। लेकिन जब सुमित भाई से बात की और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं पहली दफ़ा आपसे मिल रहा हूँ, और जो यूट्यूबर मीट आपने करवाई उसमें मुझे ये एक पल भी नहीं लगा कि मैं कहीं और कई लोगों में आकर के बैठा हूँ। सब अपने जैसे थे और अपने ही थे। बिल्कुल, तो ये एक बहुजन फैमिली है। हाँ। और परिवार में जो है सब लोग अपने पारिवारिक प्रेम के साथ रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए। और कोई बड़ा या छोटा पत्रकार नहीं होता, पत्रकार सिर्फ पत्रकार होता है अगर वो अपनी पत्रकारिता को ईमानदारी से करे जी। वो उसका असर अगर समाज के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो वही पत्रकारिता है। आपके लिए बहुत मंगल कामनाएं, आपके चैनल के दर्शकों के लिए सबको मंगल कामनाएं, और आप तरक्की करें और दिल्ली में मेरे से भी बड़ी सेलिब्रिटी का आप इंटरव्यू करें, मेरी ऐसी कामना है। तो सुमित चौहान मैं तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखता था भाई, अब आज इंटरव्यू किया है, अब आप सब देखिए। और जो मीडिया कर्मी अब बहुजन मूवमेंट के साथ जुड़ रहे हैं वो ज़रूर कोशिश करें कि अपने लोगों की बात किया करें। अब किसी अगली हस्ती से आपको मैं रूबरू करवाऊंगा जो इस मूवमेंट को लेकर के चल रही है, जो मीडिया में रह कर के वाकई में पत्रकारिता कर रही है। तो तब तक आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।